नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे परशुराम सक्सेस एकेडमी की प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गुप्त वंश। तो आइए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। ठीक है, कौन थे? श्री गुप्त। गुप्त वंश पर, ठीक है, गुप्त वंश की यदि हम बात करें तो गुप्तों ने मगध पर शासन किया था। ठीक है, क्या पर शासन किया था? मगध पर शासन किया था। और इनकी जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। ठीक है, क्या थी? पाटलिपुत्र थी। इनका जो महत्वपूर्ण शासक था वो था चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड। और जो चंद्रगुप्त सेकंड था, इसकी राजधानी जो थी वो थी उज्जैन। ठीक है, क्या थी? उज्जैन। अगर आगे हम बात करें तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो था श्रीगुप्त। ठीक है, अगर हम श्रीगुप्त की बात करें तो श्रीगुप्त को उपाधि दी गई थी महाराज की। ठीक है, क्या की उपाधि दी गई थी? महाराज की। महाराज की उपाधि जो थी वो उस समय सामंत को दी जाती थी। किससे दी जाती थी? सामंत को दी जाती थी। ठीक है, घटोत्कच को भी महाराज की उपाधि दी गई थी। और अगर हम चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो चंद्रगुप्त जो प्रथम थे इनको महाराज धीराज की उपाधि दी गई थी। ठीक है, क्या की उपाधि दी गई थी? महाराज धीराज की। और ये जो चंद्रगुप्त प्रथम थे ये स्वतंत्र शासक थे। ठीक, यदि हम चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे इन्होंने 319 से 320 गुप्त संवत चलाया था। ठीक है, क्या चलाया था? गुप्त संवत। आगे यदि इनकी बात की जाए तो ये जो थे गुप्तों के पहले शासक थे जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, क्या चलाए थे? सोने के सिक्के। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे इन्होंने वैशाली के लिच्छवी की जो राजकुमारी थी कुमार देवी, ठीक है, क्या नाम था उनका? कुमार देवी, उनसे इनका विवाह हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? विवाह। और इन्होंने विवाह के बाद अपने विवाह प्रकार के सिक्के चलाए थे और उन सिक्कों पे इनकी पति पत्नी के चित्र भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनके सिक्कों पर लिच्छ वाराहे शब्द लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? लिच्छ वाराहे शब्द। ठीक है, इसने विवाह प्रकार के सिक्के चलाए। ठीक है, किस तरह के सिक्के चलाए? विवाह प्रकार के। विवाह प्रकार के सिक्के किस तरह के थे कि उन सिक्कों पर इन दोनों पति पत्नी का चित्र था। ठीक है, अर्थात दोनों विवाह करते हुए सिक्कों पर दर्शाए गए। अगर हम समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त बहुत ही योग्य शासक था। ठीक है, समुद्रगुप्त जो था बहुत ही योग्य शासक था। इसकी जानकारी हमें हरिसेन, एक हरिसेन है, हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। ठीक है, समुद्रगुप्त की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति से। ठीक है, कहाँ से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति। यदि हम आगे बात करें तो एरड़ अभिलेख में भी इसकी जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है और एरड़ अभिलेख से भी हमें समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो एरड़ में कहा गया है कि समुद्रगुप्त जब खुश होता था, ठीक है, समुद्रगुप्त जब खुश होता था तो उसे कुबेर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुबेर। यदि ये नाराज होता था तो यमराज का रूप धारण कर लेता था। ठीक है, क्या कर लेता था? यमराज का रूप धारण। आगे यदि हम समुद्रगुप्त के बारे में बात करें तो समुद्रगुप्त की जानकारी इसके सिक्के भी देते हैं। ठीक है, सिक्कों से भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। ये अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए इसने दर्शाया है अपने आप को। ठीक है, और ये जो है इससे ये पता चलता है कि ये जो है ये बीड़ा वादक या संगीतज्ञ भी रहा होगा। इसे एक कविराज की भी उपाधि दी गई है। ठीक है, कविराज की भी समुद्रगुप्त को उपाधि दी गई है। और अगर बात करें तो ये एक साम्राज्यवादी भी था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। ठीक है, 2 अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसने कहा? स्मिथ ने कहा। यदि स्कंदगुप्त की बात करें तो स्कंदगुप्त को शुक्रादित्य भी कहा गया है। ठीक है, शुक्रादित्य, इसे कहोम अभिलेख में शुक्रादित्य कहा गया है। और स्कंदगुप्त जो थे, स्कंदगुप्त के समय हूणों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, और हूणों की हार हो गई। हूणों का आक्रमण जो था वो स्कंदगुप्त के समय हुआ था और हूणों की बुरी तरह से हार भी हो गई थी। स्कंदगुप्त जीत गया था परंतु इसकी
अर्थव्यवस्था बहुत प्रभावित हुई। ठीक है, ये जीत तो गया था लेकिन इसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गई थी। आगे अगर हम तो जहां गुप्तों ने एक तरफ सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, वहीं समुद्रगुप्त ने मिलावट के सिक्के चलाए। ठीक है, समुद्रगुप्त ने कैसे सिक्के चलाए? मिलावट के। ठीक है, स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण किया। सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया? सुदर्शन झील का निर्माण जो है वो स्कंदगुप्त ने किया। अगर हम बात करें तो चीन में इसने अपना दूत भेजा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम ने किस वंश की राजकुमारी से विवाह किया था? तो उन्होंने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? तो इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति जो है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो इलाहाबाद प्रशस्ति जो है वो हरिशेन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? हरिशेन ने। अगला प्रश्न है, कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के समय चीनी यात्री फायान आया था किसके शासनकाल में? ठीक है, तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के समय चीनी यात्री फायान भारत आया था किसके शासनकाल में? तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। अगला प्रश्न है, गुप्त प्रशासन में ग्राम का प्रमुख कौन कहलाता था? तो गुप्त प्रशासन में ग्रामक ग्राम का प्रमुख कहलाता था। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य में भूमि दान पत्र किस लिपि में मिलते थे? तो गुप्त काल में भूमि दान पत्र जो हैं वो कौन सी लिपि में मिलते थे? ब्राही लिपि में। अगला प्रश्न है, हूणों के आक्रमण को किस गुप्त शासक ने रोका था? तो हूणों के आक्रमण को स्कंदगुप्त ने रोका था। स्कंदगुप्त के ही समय पे हूणों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, किसके समय पे हुआ था? स्कंदगुप्त के। तो आइए स्कंदगुप्त से संबंधित कुछ जानकारी हम आपको देते हैं। स्कंदगुप्त की यदि हम बात करें तो स्कंदगुप्त के अगर हम बात करते हैं तो स्कंदगुप्त के समय हूणों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, और जिसमें कि हूणों की बुरी तरीके से हार हो गई थी। स्कंदगुप्त को शुक्रादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? शुक्रादित्य। ठीक है, आगे यदि बात करें तो स्कंदगुप्त जीत तो गए थे, जो हूणों के आक्रमण जीते तो थे, लेकिन इनकी अर्थव्यवस्था जो थी वो बहुत प्रभावित हो गई थी। और इनकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होने का जो कारण था वो ये था क्योंकि समुद्रगुप्त जो था उसने मिलावट के सिक्के तैयार करे थे, और जो पहले जो के गुप्त शासक थे उन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के बनाए थे, या जो भी चांदी के या किसी और पदार्थ के जो सिक्के बने थे वो सारे शुद्ध बने हुए थे, लेकिन इसने मिलावट के सिक्के बनाए थे। और दूसरा, हूणों का आक्रमण हो गया था, तो इस वजह से इसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो प्रभावित हो गई थी। हम कुमारगुप्त के बारे में बात करें। ठीक है, तो कुमारगुप्त जो थे, कुमारगुप्त फर्स्ट को महेंद्रदित्य भी कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? महेंद्रदित्य। ये इनके शासनकाल में सबसे ज्यादा अभिलेख मिले हैं। ठीक है, इनके शासनकाल में, कुमारगुप्त के शासनकाल में सबसे ज्यादा अभिलेख मिले हैं, और अभिलेखों की संख्या जो है लगभग 18 बताई गई है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो अभिलेख था वो मंदसौर था। ठीक है, क्या था? मंदसौर। इनके शासनकाल में एक और जानकारी मिलती है कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है, क्या करवाया था? अश्वमेध यज्ञ। अगर आगे हम बात करें तो इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की
स्थापना भी करी थी। नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो इन्होंने ही बनवाया था, कुमारगुप्त ने ही बनवाया था, और यह जो था वो बौद्ध धर्म से संबंधित था। नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो बौद्ध धर्म से संबंधित था। अगर हम और बात करें कुमारगुप्त के बारे में, तो नालंदा जो विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय से हेंगसांग ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। ठीक है, जो चीनी यात्री हेंगसांग था, हेंगसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। ठीक है, बारे में चर्चा कर लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में यदि बात की जाए तो ये जो थे इन्होंने शकों को पराजित किया था। ठीक है, किससे पराजित किया था? शकों को इन्होंने पराजित किया था, और शकों को पराजित करने की उपलक्ष्य में इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। ठीक है, काय की उपाधि दी गई? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि शकों को पराजित करने पर ही मिली थी। इसी खुशी में इसने रजत मुद्राओं चलाई थी। ठीक है, क्या चलाई थी? रजत मुद्रा। शकों से जो युद्ध लड़ा था उसमें जो जीत हासिल हुई थी, उस जीत की खुशी में इन्होंने रजत मुद्राएं चलाई। तो कार्यकाल था वो 375 से 415 तक रहा। ठीक है, अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त सेकंड जो थे, चंद्रगुप्त सेकंड को और कई नामों से जाना जाता था, जैसे कि देवगुप्त, ठीक है, देवश्री इत्यादि नामों से इन्हें जाना जाता था। ये जो थे चंद्रगुप्त सेकंड, ये वैष्णव धर्म को मानते थे। ठीक है, कौन से धर्म को मानते थे? वैष्णव। ये वैष्णव धर्म को मानते थे और इसे परम भागवत भी कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? परम भागवत। इसके शासनकाल में इसके दरबार में एक चीनी यात्री आया था। ठीक है, उसका नाम था क्या नाम था उसका? ह्वेंगसांग। ठीक है, क्या नाम था? ह्वेंगसांग। और ये कहाँ से आया था? ये फहीयान से आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे ये एक साम्राज्यवादी शासक थे। ठीक है, क्या थे? साम्राज्यवादी शासक। ठीक है, इन्होंने अपना साम्राज्य जो है वो वैवाहिक संबंधों से बनाया। ठीक है, किससे बनाया? वैवाहिक संबंधों से। ठीक है, अगर हम इनके वैवाहिक संबंध की बात करें तो इनके जो वैवाहिक संबंध थे वो नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा थी। ठीक है, नागवंश की राजकुमारी थी कुबेर नागा। कुबेर नागा से इन्होंने विवाह किया था। ठीक है, इसने अपनी पुत्री का इसकी जो पुत्री थी, इसने अपनी पुत्री का विवाह, इनकी पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्त। ठीक है, क्या नाम था? प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त का विवाह इन्होंने किससे किया था? बाकट वंश के एक राजा थे, उनका नाम था रुद्रसेन सेकंड। ठीक है, रुद्रसेन सेकंड से इन्होंने किया था। इसने कदम्ब वंश के कुत्सर्म वर्मा की पुत्री से अपने पुत्र का विवाह किया और इसी तरह से इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया। यदि हम रुद्र सिंह की बात करें तो उसके समय पे एक कन्योपदान नीति थी। ठीक है, तो कन्योपदान नीति का अर्थ क्या था? कन्योपदान नीति, इसका अर्थ क्या था? समुद्रगुप्त का उस समय शासनकाल चल रहा था। ठीक है, और समुद्रगुप्त ने शकों के जो राजा थे रुद्र सिंह थर्ड को पराजित कर दिया था उन्होंने। ठीक है, और रुद्र सिंह को पराजित किया था। प्रश्न है, गुप्त काल में धातु का सबसे अधिक प्रयोग किसमें हुआ था? तो गुप्त काल में धातु का सबसे अधिक प्रयोग सोना में हुआ था। ठीक है, किसमें हुआ था? सोना में। गुप्त वंश का राज्यारोहण वर्ष जो है वो 319 ईस्वी माना जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में नवरत्न किसके दरबार में थे? तो गुप्त काल में जो नवरत्न थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के शासन काल में थे। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में आयुर्वेदाचार्य चरक और सुश्रुत किस क्षेत्र से संबंधित थे? ठीक है, तो ये चिकित्सा और विज्ञान से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट किस गुप्त शासक के समय थे? ठीक है, तो आर्यभट्ट जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय थे। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आर्यभट्ट थे। इन्होंने शून्य की और ग्रहों के गति के नियम की इन्होंने खोज की थी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल का प्रमुख धर्म कौन सा था? तो गुप्त काल का प्रमुख धर्म जो है वो कौन सा था? वैष्णव धर्म था। ठीक है, कौन सा था? वैष्णव धर्म। अगला प्रश्न है, गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ धातु स्तंभ कहाँ स्थित था? तो गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ धातु स्तंभ जो है वो दिल्ली का था। ठीक है, कहाँ था? दिल्ली का।
अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो गुप्त काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध गणितज्ञ जो थे वो आर्यभट्ट थे। अगला प्रश्न है, गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री बारहमिहिर किस ग्रंथ से प्रसिद्ध हुआ? तो वह बृहत संहिता से प्रसिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के सर्वाधिक प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? तो गुप्त काल के सर्वाधिक प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी थे। ठीक है, कौन थे? धन्वंतरी। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की प्रमुख कर प्रणाली कौन सी थी? तो गुप्त काल की प्रमुख कर प्रणाली जो थी वो थी भूमि कर। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किस लिपि का व्यापक प्रयोग हुआ? तो गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि का जो था व्यापक प्रयोग हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में विदेशी आक्रमणकारियों में प्रमुख कौन था? तो कौन था प्रमुख? हूण प्रमुख थे। ठीक है, हूणों के आक्रमण बार बार हो रहे थे। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में विदेशी आक्रमणकारियों में प्रमुख कौन था? तो वह हूण था। ठीक है, कौन थे? हूण थे। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का पतन किस कारण से हुआ? तो गुप्त वंश का जो पतन है वो हूणों के आक्रमण से हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के प्रथम सम्राट किसे माना जाता है? तो गुप्त वंश का प्रथम सम्राट जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय था। ठीक है, कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? तो गुप्त वंश की आधिकारिक भाषा जो थी वो संस्कृत थी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में न्यायालय की भाषा कौन सी थी? तो गुप्त काल में न्यायालय की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। ठीक है, क्या थी? संस्कृत। अगला प्रश्न है, गुप्त काल का कौन सा शासक समुद्री व्यापार में प्रसिद्ध था? ठीक है, तो गुप्त काल का जो समुद्रगुप्त था वो प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के समय भारत को किस नाम से जाना जाता था? तो गुप्त काल के समय भारत को आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के कौन से शासक ने 10 पूर्व शिलालेख बनाया था? तो गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य की सेना का सर्वोच्च पद क्या था? तो गुप्त साम्राज्य की सेना का सर्वोच्च पद जो था वो बाल्याध्यक्ष था। ठीक है, क्या था? बाल्याध्यक्ष। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का कौन सा शासक पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था? तो वह स्कंदगुप्त था। ठीक है, कौन था? स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश में ऊपरी शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? तो गुप्त वंश में ऊपरी शब्द का प्रयोग अस्थायी कृषक के लिए होता था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के कौन से विद्वान को भारतीय ज्योतिष का पिता कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? आर्यभट्ट को कहा जाता है। ठीक है, किससे कहा जाता है? आर्यभट्ट को। अगला प्रश्न है, गुप्त काल का सबसे बड़ा धर्म कौन सा था? तो गुप्त काल का सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सबसे अधिक मूर्तियां किस धातु की थीं? तो गुप्त काल में सबसे अधिक मूर्तियां कांस्य की थी। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक किसे माना जाता है? तो गुप्त वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक जो है वो समुद्रगुप्त को माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में भूमि मापन के अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में सीमा मात्रक कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? सीमा मात्रक। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने हूणों को पराजित किया था? तो गुप्त वंश के कुमार स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। ठीक है, किसने किया था? स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, गुप्त काल का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? तो गुप्त काल का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। सिक्कों को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? दिनार। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के शासक ने सबसे अधिक विजय अभियान
किए। ठीक है, तो किस शासक ने सबसे ज्यादा विजय अभियान करे, तो वह समुद्रगुप्त ने करे। ठीक है, किसने करे, समुद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में परम भागवत उपाधि किस शासक को दी गई थी। ठीक है, तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई थी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में कौन सा धर्म सबसे अधिक संरक्षित किया गया, तो वह वैष्णव धर्म सबसे अधिक संरक्षित किया गया। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में फायान ने भारत की यात्रा किस उद्देश्य से की थी, तो गुप्त काल में फायान ने बौद्ध धर्म के अध्ययन हेतु की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह कौन सा था, तो गुप्त काल में प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह जो था वो ताम्र लिप्ति था। ठीक है, क्या था, ताम्र लिप्ति। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में कृषि पर कौन सा कर लगता था, तो गुप्त काल में कृषि पर 10 भाग लगता था। ठीक है, क्या लगता था, 10 भाग। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, तो गुप्त काल में न्यायाधीश को धर्माधिकारी कहा जाता था। ठीक, क्या कहा जाता था, धर्माधिकारी। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश में विदेशी दूत कौन कौन आए, तो गुप्त वंश में विदेशी दूत फायान आया। ठीक है, और कौन कौन आया, फायान। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में प्रमुख साहित्यिक भाषा कौन सी थी, तो गुप्त काल में प्रमुख साहित्यिक भाषा संस्कृत थी। ठीक है, क्या थी, संस्कृत थी। अगला नगर कौन सा था, तो वह पाटलिपुत्र था। ठीक है, क्या था, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किस शासक के समय शांति और समृद्धि चरम सीमा पर थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर थी। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के समय किस लिपि का विकास हुआ, तो गुप्त वंश के समय नागरी लिपि का विकास हुआ। ठीक है, किसका विकास हुआ, नागरी लिपि का। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किस क्षेत्र को मध्य प्रदेश कहा गया। ठीक है, तो किस क्षेत्र को मध्य प्रदेश कहा गया, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किस शासक ने समुद्री शक्ति का विकास किया। ठीक है, तो गुप्त काल में समुद्रगुप्त ने किया। ठीक है, किसने किया, समुद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। ठीक है, कौन था, विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, तो गुप्त वंश की सबसे बड़ी विशेषता की यदि हम बात करें तो कला और विज्ञान का उत्कर्ष थी। ठीक है, क्या थी, कला और विज्ञान का उत्कर्ष। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में राजस्व वसूलने का प्रमुख स्रोत क्या था, तो गुप्त काल में जो राजस्व वसूलने का स्रोत था वो था भूमिकर। ठीक है, क्या था, भूमिकर। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में ज्योतिष और गणित का प्रमुख योगदान किसका था, तो ज्योतिष काल में प्रमुख योगदान आर्यभट्ट का था। ठीक है, किसका था, आर्यभट्ट का। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में व्यापार किस मार्ग में होता था, तो गुप्त काल में व्यापार जो था वो सभी मार्गों में होता था, रेशम मार्ग, समुद्री मार्ग, स्थल मार्ग, इन सभी भागों में होता था। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था, तो गुप्त काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किस शासक को विक्रमादित्य कहा गया, तो गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा गया। ठीक है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की विजय यात्राओं का वर्णन किस शिलालेख में है, तो समुद्रगुप्त की यात्राओं का जो वर्णन है वो प्रयाग प्रशस्ति में है। ठीक है, काय में है, प्रयाग प्रशस्ति में। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में धार्मिक सही विष्णुता का प्रमाण किससे मिलता है, तो वह इन सभी से मिलता है। बौद्ध विहार से भी मिलता है, जैन शिलालेख से भी मिलता है, भूमि दान से भी मिलता है, और इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है।